नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर पासबुक द सेविंग शो। त्योहारों का मौसम आते ही शॉपिंग का जुनून हर किसी पर हावी हो जाता है और जब बात क्रेडिट कार्ड की हो तो ऑफर्स और डिस्काउंट की भरमार भी मिलती है। लेकिन बदलते समय के साथ अब क्रेडिट कार्ड्स भी बदल रहे हैं। कैशबैक और ईएमआई की जगह अब गोल्ड रिडेम्पशन, एफडी बैकअप कार्ड्स और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स जैसे नए इनोवेशन सामने आ रहे हैं। वहीं रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई पेमेंट की भी सुविधा मिल रही है। सवाल ये है कि इनमें से हमारे लिए कौन सा कार्ड सही है, कौन सा कार्ड त्योहारों में वाकई फायदा पहुंचाएगा और कहां सावधान रहने की भी हम सबको जरूरत है। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से जो आज हमारे शो में जुड़े हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें आज किस किस चीजों पर जो है चर्चा आज के एक्सपर्ट के साथ हमारी होगी। उन्हें वेलकम करने से पहले देखिए जान लीजिए आज ऑन द शो क्या क्या है। तो आज बात होगी क्रेडिट कार्ड की दुनिया में कौन से नए इनोवेशन हैं इन पर, साथ ही कैसे आप चुन सकते हैं सही को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड का कैसे करें सही इस्तेमाल, एक जरूरी पॉइंट, इस पर भी आज चर्चा होगी। कैशबैक या रिवॉर्ड, कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं नोएडा के राहुल शर्मा की कहानी, जिन्होंने कैशबैक कार्ड से बचत की उम्मीद की लेकिन ईएमआई चार्जेस ने बड़ा नुकसान उनका करा दिया है। नोएडा के राहुल शर्मा ने त्योहारों में एक को ब्रांडेड कैशबैक कार्ड से शॉपिंग की। उन्हें लगा ईएमआई पर 0% ब्याज लगेगा, लेकिन बाद में टर्म्स एंड कंडीशंस के चलते प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी जोड़कर ईएमआई की लागत बढ़ गई। अंत में उनके लिए ईएमआई पर खरीदारी सीधी कीमत से ज्यादा महंगी साबित हुई। ये केस बताता है कि क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के पीछे छिपे नियमों को समझना कितना जरूरी है। कार्ड चुनते समय केवल कैशबैक या डिस्काउंट नहीं बल्कि सभी चार्जेस और हिडन कॉस्ट देखना भी जरूरी है। तो देखिए राहुल शर्मा की तरह कहीं आप भी क्रेडिट के ट्रैप में ना फंस जाएं, कहीं आप भी अनइन्फॉर्म्ड होकर कोई गलती ना कर बैठें। इसलिए आज का हमारा शो है जिस पर यही सब चर्चा होगी। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट बजाज कैपिटल के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विनय तलूजा जी, जो हमें बताएंगे क्रेडिट कार्ड में हो रहे इनोवेशन का आपके बजट और सेविंग्स पर कितना असर पड़ सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिव्या सर आपके साथ चर्चा शुरू करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को जो है एक डेटा दिखा देते हैं जहां पर बैंकों का आउटस्टैंडिंग लोन जो है किस तरीके से बड़ा आंकड़ा उसका सार दलसार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि क्रेडिट कार्ड की भी बात हो रही है तो उससे भी जो है किस तरीके से आउटस्टैंडिंग लोन का जो है आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार डेटा पे नजर डालते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर देखिए सबसे पहले कर्ज की कैटेगरी देखिए, गोल्ड लोन, एफडी पर लोन, क्रेडिट कार्ड लोन। गोल्ड लोन की अगर बात करें जुलाई 2024 में आउटस्टैंडिंग लोन जो था गोल्ड के जरिए जो लिया गया था कितना था, 1.32 लाख करोड़ का ये लोन था। हालांकि अगर एक साल बाद देखें जुलाई 2025 की बात करें तो इसमें वृद्धि होती हुई नजर आई। देखिए 2.94 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया है, यानी कि सीधा 122% का इसमें वृद्धि होती हुई नजर आई है। इसके बाद एफडी पर लोन की अगर बात करें जुलाई 2024 पिछले साल की बात करें 1.20 लाख करोड़ का इस पर आउटस्टैंडिंग लोन का जो है एक हिसाब किताब चल रहा था। इसके बाद सीधा एक साल बाद जुलाई 2025 में देखें तो इसका जो आंकड़ा बढ़कर है 1.40 लाख करोड़ हो गया है, यानी कि 16% के आसपास की वृद्धि इसमें नजर आई है। लेकिन फिर देखिए आज इस पर चर्चा होने वाली है हमारी क्रेडिट कार्ड लोन को देखिए तो जुलाई में जो है किस तरीके से उसका आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड पर जो लोन था उसमें उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं लोग क्रेडिट कार्ड को लेकर थोड़ा सा अवेयर होते हुए शायद नजर आ रहे हैं। बाकी सर से इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही रहेगा मेरा कि त्योहारों में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना कितना आसान, कितना कन्वीनियंट हो गया है, लेकिन क्या ये जो फैसिलिटी है हमें ज्यादा खर्च करने की आदत भी डाल रही है? देखिए दिव्या, इसमें खाली क्रेडिट कार्ड को ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि ई कॉमर्स वर्ल्ड में साल में 4-5 बार डिस्काउंट सेल्स आते हैं और ज़्यादातर कस्टमर सब बोलते हैं कि घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, हमें बाजार में ना जाना पड़े। तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड क्लब करने के बाद ऑफर्स इतनी अट्रैक्टिव आती हैं और वो 4-5 दिन हफ्ता पहले ही उसको प्रचार करना शुरू कर देते हैं कि आपको इस कार्ड से शॉपिंग करेंगे तो इस बार इतने तक का डिस्काउंट मिलेगा परसेंटेज में। तो लोग कुछ कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये सामान खरीदना था, ये पेंडिंग है, त्योहार से पहले ये लेना है, उसकी लिस्ट बना ली जाती है।
उसके चलते कई बार हमने देखा है कि कस्टमर्स जो चीज़ डिले करनी थी बाइंग डिसीजन को, उसको वो आज ही अभी उस इन्वेस्टमेंट पैसे को खर्च देते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप क्रेडिट कार्ड का सपोर्ट रहता है, बैंक बैलेंस आप नहीं देखते हैं और आपको लगता है कि मैं उसे क्रेडिट लिमिट है, मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ पूरा, बाद में देखा जाएगा, पैसे दे देंगे, तो आप ना ना करते करते भी हमने देखा है 10-15% तो मिनिमम अपनी लिमिट से ऊपर चले ही जाते हैं। ओवरऑल ऑब्वियसली कोई लिमिट नहीं है, लोग 100 रुपये होते हैं तो 500 रुपये भी खर्च देते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए। ठीक है सर, तो इस तरीके की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सर जिस तरीके से आपने बात करी अभी डिस्काउंट की, कैशबैक्स की, सर अगर इन दोनों ही सुविधाओं को देखें, सर क्या ये देखकर लोग कार्ड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, लेकिन असल बचत जो है इसमें कितनी होती है, या फिर हिडन चार्जेस जो होते हैं कहाँ कहाँ लगते हैं इसमें? देखिए, पहले दो तरह के चार्जेस हैं। एक तो प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं वो आपको डिस्काउंटेड मिल रहा है सेल से पहले या नहीं, वो ज़्यादातर लोग ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं। वो बस ये देखते हैं कि सेल के दौरान वो डिस्काउंट प्राइस कितना दिखाया गया है और उनको लगता है कि यही डिस्काउंट है और ये बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल है। सेकंड पार्ट आता है कि क्रेडिट कार्ड से जरिए अगर मैं शॉपिंग करता हूँ या डेबिट कार्ड के जरिए भी शॉपिंग करता हूँ, विद या विदाउट ईएमआई लमसम पे करता हूँ, तो चारों ऑप्शंस में ज़्यादातर ई कॉमर्स कंपनीज आज की डेट में डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में हमने देखा है कि जनरली डिस्काउंट्स वाकई में अच्छे होते हैं, जो अदरवाइज विदाउट कार्ड यूज़ किए आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। बट काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, और हम ऐसा भी होता है कि 10 में से 6 प्रोडक्ट्स में, 5 प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट है, 5 में कम है। तो ओवरऑल नेट नेट मुझे जो सेविंग होगी एज अ कस्टमर वो कम होगी, क्योंकि मैं सारे प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड नहीं खरीदने वाला। तो ओवरऑल मेरी स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी इस चक्कर में। ठीक है सर, तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप जो है ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अच्छा सर, आजकल कई बैंक जो है गोल्ड रिडेम्पशन का भी ऑप्शन देते हैं, यानी मतलब गोल्ड जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स को गोल्ड में बदलने का जो एक ऑप्शन है, वो किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या ये ग्राहकों के लिए सही है या फिर सिर्फ मार्केटिंग का एक ट्रिक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो पाए? देखिए, गोल्ड इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गोल्ड हमेशा एक वैल्यूएबल हाउस होल्ड आइटम रही है, इन्वेस्टमेंट और ज्वेलरी के पॉइंट से। वर्ल्ड वाइड लोग फिजिकल गोल्ड होल्ड नहीं करते, बट हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग फिजिकल गोल्ड रिटेन करना चाहते हैं, जबकि और भी विकल्प हैं। सो कुछ बैंक्स ने गोल्ड एज अ शब्द उसको कैच किया है, क्योंकि एक अटैचमेंट है इंडियन एवरेज इंडियन कस्टमर की। तो जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसको रिडीम करने के लिए वो गोल्ड का ऑप्शन दे रहे हैं, जो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन है, ख़राब नहीं है। बिकॉज जैसा कि हमने देखा पिछले एक साल में गोल्ड करीब डबल वैल्यू हो गया है। 1,12,000 1,15,000 के ऊपर आज की डेट में ट्रेड कर रहा है, जो 60,000 के करीब होता था साल पहले। तो अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, अमाउंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता एक एवरेज स्पेंड पे, तो उसको अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी ग्रोथ एप्रिसिएशन का स्कोप है, जो अदरवाइज अगर आपको कुछ कंज्यूमेबल गिफ्ट्स मिलते हैं जिसको आप अभी हाथ के हाथ यूज़ कर लेते हैं, कुछ सामान खरीद लेते हैं, तो पैसा जीरो हो जाता है। तो उस पॉइंट से गोल्ड पॉइंट्स बेटर है आपकी एप्रिसिएशन। ठीक है सर। सर इसके अलावा अगर यूपीआई को देखें तो यूपीआई का चलन जो है बढ़ता जा रहा है, कैश में तो लोग आजकल डील करते नहीं है, लेकिन सर यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जो है छोटे पेमेंट के लिए भी होने लगा है। क्या मतलब छोटे छोटे पेमेंट पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना सेफ है, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस जो है बढ़ जाते हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो है, यूज़र जो है बहुत अनअवेयर होता है, बस उसने कार्ड को जो है लिंक किया अपने यूपीआई से, पेमेंट करना शुरू कर दिया, फिर बाद में कई कस्टमर होते हैं जो उसके ट्रैप में फंसते रहते हैं। देखिए दिव्या, किसी भी बिजनेस में ना एक मूल रूप से एक पॉइंट है कि पहले कस्टमर को आदत डाली जाती है, और उसके बाद फिर शायद मनमानी वाले या कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आप चार्ज कर पाते हैं, या आपकी ओवरऑल सेल बढ़ जाती है। किसी भी बिजनेस मॉडल का एक बेसिक मॉडल है, खासकर ई कॉमर्स में ये यूज होता है बहुत ज़्यादा। आप जितने भी ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ शॉपिंग करते हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। सो इसके अंदर भी क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर लोग यूपीआई बैंक से लिंक, अपने खाते से लिंक यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखते हो 5 रुपये 10 रुपये की बेसिक ट्रांजेक्शन भी मैं कर पाता हूँ, और उस पर ऑब्वियसली कोई चार्ज नहीं लगता। बट मैं मानता हूँ कि यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि आज की डेट में मैं जो एक 50 दिन का औसतन जो क्रेडिट पीरियड मुझे मिलता है अपने क्रेडिट कार्ड पे, वो मैं यूज़ करता था अदरवाइज अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर। लेकिन जब से यूपीआई बेस्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड इन्वेस्ट मैं खर्चे कर रहा हूँ,
तो मेरे क्रेडिट कार्ड की यूसेज कम हो गई है। इनफैक्ट आपने जो डेटा दिखाया है, हो सकता है उसके लिए एक बहुत बड़ा कारण हो कि काफ़ी सारे खर्चे लोग यूपीआई से कर रहे हैं जो मेरे बैंक अकाउंट खाते से जुड़े हुए हैं, और मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं कर पाता हूँ, भले ही वो छोटी ट्रांजेक्शन्स हैं। सो अगर आप यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और अगर आप अपने सेलर से चेक कर लेते हैं कि उस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा, कई बार तो सेलर ही बता देता है कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ मत करिए, आप यूपीआई नॉर्मल यूपीआई ट्रांजेक्शन करिए, तो उससे फ़ायदा आपको यही रहेगा कि आप अपने क्रेडिट लिमिट क्या यूज़ कर पाएंगे, आपको उसके ऊपर पॉइंट्स भी मिलेंगे, और आपको 50 दिन 45 दिन जितना भी आपकी कार्ड की लिमिट है उतने दिन बाद आपको पेमेंट करनी है। और सबसे बड़ी बात, आप अगर देखोगे आपके बैंक अकाउंट में अगर आप यूपीआई बेस्ड पेमेंट करते हो तो 15-20 पन्ने की ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं मंथ के एंड तक यूपीआई की। उसको अवॉइड करने के लिए अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट करते हैं तो आपको एक सिंगल पेमेंट करनी है अपने क्रेडिट कार्ड की मंथ के एंड पे। वो आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा, आपके बैंक अकाउंट में जो अननेसेसरी इतनी ट्रांजेक्शन दिखते हैं वो नहीं दिखेंगे, आपको उसका फायदा रहेगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर आगे बढ़ें, एफडी बैक क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो सबसे पहले तो सर दर्शकों को ये समझाइए कि एफडी बैक क्रेडिट कार्ड्स होते क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और अगला मेरा सवाल ये है कि क्या इन्हें क्रेडिट हिस्ट्री बनाने का अच्छा तरीका माना जा सकता है या फिर ये भी रिस्की है? ठीक है, तो मैं आपके सेकंड सवाल का पहले जवाब देता हूँ। नॉर्मली मैं जब भी क्रेडिट लेता हूँ बाजार में, खासकर लोन लेता हूँ, होम लोन लेता हूँ या कार लोन लेता हूँ, तो मेरा बैंक मेरा क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री चेक करता है, क्रेडिट स्कोर चेक करता है। नॉर्मली सिबिल एक एजेंसी है जो क्रेडिट रेटिंग मेंटेन करती है हर इंडिविजुअल की। वो एक एक्स नंबर से ऊपर होना चाहिए, 750-800 से ऊपर होना चाहिए सिबिल का स्कोर, तभी मेरे को आसानी से होम लोन या कार लोन मिल सकता है। बट किसी इंसान ने अगर आज तक कोई लोन नहीं लिया है तो उसका क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट नहीं होता, क्रेडिट स्कोर भी क्रिएट नहीं होता। तो उस केस में क्रेडिट कार्ड इशू कराने में फर्स्ट टाइम कस्टमर को दिक्कत आती है, अनलेस वो अपनी सैलरी स्लिप के बेसिस पे, अगर वो सैलरीड कस्टमर है तो वो अपनी एक क्रेडिट कार्ड इशू करा सकता है। बट ज़्यादातर काफ़ी सारे लोग हैं जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, आईटीआर छोटी फाइल करते हैं, उस केस में, और उनके पास और कोई लोन भी नहीं है, तो कई बार हमने देखा है कि बैंक्स उनको क्रेडिट कार्ड आसानी से इशू नहीं करते हैं। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा विकल्प आया है बाजार में, पिछले 2-3 साल से काफी पॉपुलर हो रहा है, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड। मतलब कि आप एक बैंक में, मान लीजिए एग्जांपल लेने के लिए हम लेते हैं नाम, स्टेट बैंक में आपने 2 लाख रुपए की एफडी रखी हुई है और आप क्रेडिट कार्ड के लिए जा रहे हैं एक दूसरे बैंक में, आईसीआईसीआई के अंदर। तो आईसीआईसीआई बोलेगा क्योंकि आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो मैं आपको कार्ड नहीं दूंगा, या आप अपना आईटीआर दिखाइए या कुछ दिखाइए। यही चीज अगर आप मर्ज कर दें, सेम बैंक में एफडी भी रखें और उसी बैंक को बोले अब आप मुझे क्रेडिट कार्ड दीजिए, मेरी सिक्योरिटी दे रहा हूं मैं आपको अपनी एफडी की, तो बेसिकली एफडी उसकी बैकअप सिक्योरिटी के काम आती है कि कल को अगर डिफॉल्ट कर गया तो एफडी में से बैंक वो पैसे ले लेगा। अब आसानी से बैंक 2 लाख की एफडी के अगेंस्ट में आपको 70 से 90% तक का क्रेडिट लिमिट अलॉट कर देगा। तो जिन ग्राहकों के पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिट लिमिट नहीं है, उनके लिए काफी उपयोगी है कि वो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले लें, और सेम बैंक से ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, तो उनको इजीली क्रेडिट कार्ड एक्सेस हो जाएगा जो अदरवाइज मुश्किल था। अब आपने एफडी तो करानी थी, दूसरे बैंक में कराने की जगह आपको बस फायदा यह है कि आप सेम बैंक में एफडी कराइए और साथ में आपको कार्ड भी इशू हो जाए और क्विकली प्रोसेस फॉलो हो जाता है, तो आपके लिए काफी प्रोसेसेस कट हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो है एक तरीका हो सकता है, जिन लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ट नहीं हुई है अच्छी, उनको अगर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो इस तरीके से एक ऑप्शन है वो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सर डिजिटल और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें तो इनके आने से सर अप्रूवल और इस्तेमाल जो है वो इजी हो गया है कार्ड्स का, क्रेडिट कार्ड्स का अगर बात करें, लेकिन क्या इनकी सिक्योरिटी और फ्रॉड प्रोटेक्शन उतनी ही स्ट्रांग है जितनी रेगुलर कार्ड्स की होती है? देखिए, डिजिटल और वर्चुअल कार्ड का एक यूज केस है। कई बार क्या होता है, आप ऑनलाइन को शॉपिंग कर रहे हैं और आपके पास उस बैंक का कार्ड नहीं है जिसपे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, बट हो सकता है वो बैंक और ऑनलाइन सेलर मिलके आपको वो कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं और ऑनलाइन सीमलेसली आपको कार्ड मिल जाएगा। आपको 2-4 स्टेप्स करने हैं, ज़्यादातर आधार बेस्ड जर्नी होती है आपकी, और आपका कार्ड इशू हो जाएगा। तो आपको एग्जांपल, इस शॉपिंग फेस्टिवल में किसी वेबसाइट से एक फ़ोन लेना है और आपके पास उस बैंक का कार्ड नहीं है, तो डिजिटल जर्नी के थ्रू माध्यम से आपको वो कार्ड इजीली अवेलेबल हो जाएगा और हाथ के हाथ आपको जो डिस्काउंट मिलना था उस वेबसाइट से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल यूज केस है मेरे हिसाब से कि वर्चुअल और डिजिटल कार्ड्स मैं ले लूं और बाद में मैं उसको फिजिकल में अगर चाहता हूं तो कन्वर्ट करा लूं या डिजिटल रखूं। ऑब्वियसली इन कार्ड्स में क्योंकि सब कुछ डिजिटल जर्नी है
तो काफ़ी सारे ग्राहकों को इसकी सिक्योरिटी की टेंशन रहती है, जबकि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी का इंश्योर करते हैं, ओटीपी बेस्ड ट्रांजेक्शन्स करते हैं। आपको पासवर्ड कुछ याद रखने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं लिंक होते हैं आपके किसी प्लेटफॉर्म के साथ। तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं, वेल वर्स्ड हैं आप डिजिटल जर्नीज के साथ, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ये कार्ड ले सकते हैं। बिकॉज मेरे हिसाब से जो फ्यूचर है वो डिजिटल और वर्चुअल कार्ड्स का है। आप फिजिकल कार्ड कैरी नहीं करना चाहेंगे, हिंदुस्तान में अभी ये चल रहा है। अदरवाइज बाहर आप देखेंगे अमेजोन पे हो गया, सैमसंग पे हो गया, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये वर्चुअली डिजिटल पेमेंट सर्विसेज हैं, और उसके तहत आपको अपना क्रेडिट कार्ड साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में भी अगर आप अपना फोन साथ में रखते हैं तो कहते हैं आपको वॉलेट रखने की जरूरत नहीं है, आप यूपीआई से सारी पेमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड भी है साथ में, तो आपको क्रेडिट कार्ड भी साथ में नहीं रखना पड़ेगा, ये आपको फायदा रहेगा। ठीक है। तो भविष्य के हिसाब से अगर देखें, भविष्य क्या प्रेजेंट में भी जो है हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। जैसा कि सर ने कहा, अगर आप फ़ोन कैरी कर रहे हैं तो आपको अपना बटुआ यानी कि वॉलेट कैरी करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से क्रेडिट कार्ड का भी यही सीन है कि अगर वो भी डिजिटल है तो फिर आपको फिजिकल कार्ड कैरी करने की क्या ज़रूरत है। सर, अगर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स की बात करें, जैसे ई कॉमर्स या पेट्रोल कार्ड्स में बैंक और ब्रांड दोनों का फ़ायदा होता है, लेकिन सर कंज्यूमर्स के लिए इनसे वाकई जो है एक्सेसिव वैल्यू इन्हें मिलती है या फिर नहीं है? आंसर यस और नो दोनों है। यस, पहले पॉजिटिव साइड पहले बताता हूँ, क्योंकि लेट्स से आपने एक पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल से आप पेट्रोल भरवाते हैं और वहाँ पे किसी बैंक के साथ उनका टाई अप है और वो एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं। अब आप दूसरा वाला पेट्रोल पंप बगल में है, उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वो क्रेडिट कार्ड और वो पेट्रोल पंप अगर आप कॉम्बिनेशन कर लेते हैं तो आपको महीने का, साल का कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा जो अदरवाइज आप उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये एडवांटेजेस है को ब्रांडेड कार्ड के। प्लस को ब्रांडेड कार्ड क्या करते हैं कि जो सेलर होता है वो अपने कार्ड को प्रमोशन करवाने के लिए बैंक्स को रिक्वेस्ट करके एडिशनल बेनिफिट्स भी दिलवाता है, जो नॉर्मली किसी क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल नहीं होते। किसी में होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो कॉम्बिनेशन में अगर आपने बैंक और उस सेलर वाला क्रेडिट कार्ड ले लिया है तो आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज बेनिफिट्स भी मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, कंसियाज सर्विसेज मिल सकती हैं, एयरलाइन में एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकते हैं। तो आपको चूज करना पड़ेगा आप कितने तरह के को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, मैनेज कर पाएंगे। बिकॉज क्रेडिट कार्ड खरीदना एक आसान और मुश्किल बात अलग बात है, क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना सबसे मुश्किल काम है। बिकॉज अगर आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड रखे हैं, आपको सबकी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी पेमेंट की, नहीं तो आपको पेनल्टी लग सकती है अगर आप डिले करते हैं पेमेंट्स में। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स में कोई हार्म नहीं है, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है सर। चलिए सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इससे पहले जो है बता दें कि दर्शकों को किस तरीके से वो अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। देखिए, अब आपके सवाल लेने हम शुरू करेंगे, जो कॉलर्स ने हमें सवाल भेजा है, लेकिन उससे पहले जो भी लोग इस वक्त शो देख रहे हैं वो ये ज़रूर जान लीजिए कि किस तरीके से आप हमें सवाल पासबुक द सेविंग शो के लिए भेज सकते हैं। तो आपको 9354027995 हमारे इस नंबर पर पास लिख के PASS लिखकर अपना सवाल हमें व्हाट्सएप करना है, ताकि जो है आपका सवाल हमें मिल सके और सीधा जो भी हमारे पासबुक शो के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास जा सके और सीधा उनसे आपको राय उन पे मिल सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉलर पहली जो है हमारे रोहित गुप्ता, इनका नाम है, लखनऊ से इन्होंने सवाल भेजा है। पूछ रहे हैं क्या रुपए UPI वाले क्रेडिट कार्ड को छोटे पेमेंट के लिए यूज करना सही रहता है, और हाँ तो कितना सही रहता है सर? देखिए, यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड का फायदा ही तभी है जब आप छोटी पेमेंट्स कर पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल क्रेडिट कार्ड तो आपके पास अवेलेबल है। यूपीआई का फायदा यही था कि जो आप डेबिट कार्ड, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डेबिट कार्ड से आप अपने बैंक को लिंक करके 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये सब्जी वाले को, किराने वाले को भी आप पेमेंट्स करते हैं, रिक्शा वाले को पेमेंट्स करते हैं। तो अगर आप उसी क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड के साथ यूज कर सकते हैं rather than जो डेबिट कार्ड, तो आपको फायदा रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह रहेगी कि उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने चाहिए। कुछ वेंडर्स जो हैं, सेलर्स हैं, वो आपको मना कर देंगे कि छोटी पेमेंट्स हम नहीं लेंगे, बिकॉज उसमें आपको चार्ज लग जाएगा 2%, 2.25%, 1.5% का। तो वो आप अवॉइड करिए, अदरवाइज आप उसको यूज कर सकते हैं छोटी पेमेंट। ठीक है सर। सर इसके अलावा आगे हमारे व्यूअर हैं विनीता कुमार, दिल्ली से, इन्होंने सवाल भेजा है। पूछ रहे हैं को ब्रांडेड कार्ड्स या फिर रेगुलर कार्ड, इनमें से किसे चुनना चाहिए? सर अभी जो आपने बताया कि अगर यू आर स्मार्ट इनफ टू यूज को ब्रांडेड कार्ड तो इसे चुन सकते हैं, सर इनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी?
देखिए, जनरल थंब रूल मेरे हिसाब से रहेगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड यूज करना तो पहले एक जनरल अच्छे बड़े बैंक का क्रेडिट कार्ड लीजिए। जैसे जैसे आपकी आवश्यकता बढ़ती है, आपके खर्चे बढ़ते हैं, स्पेंडिंग पावर बढ़ती है, और आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट पे ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं और वो कुछ कार्ड ऑफर कर रहे हैं जिसपे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। फूड ऐप्स हैं वो आजकल को ब्रांडेड कार्ड दे रही हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है वो क्रेडिट कार्ड दे रही हैं, पेट्रोल पंप वाले हैं वो आपको को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। पहले एयरलाइन के साथ भी आते थे ऐसे, अभी एयरलाइन के साथ शायद एक आधी अवेलेबल है। तो यूज आप अपना यूसेज देखिए कि मैक्सिमम आप कौन सी ट्रांजेक्शन महीने में ज्यादा करते हैं, और पर्टिकुलर ब्रांड के साथ ही करते हैं, वहीं पे आपको फायदा रहेगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का। अदरवाइज आप अपना एक जनरल बड़े किसी बैंक के साथ क्रेडिट कार्ड रखिए जिसमें अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स हो, क्योंकि आप देखिए अगर आप मल्टीपल कार्ड रखेंगे तो आप ये याद रखिए आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी स्प्लिट हो रहे हैं। आपको कार्ड वन कंपनी, कार्ड टू कंपनी, कार्ड थ्री कंपनी, सबके अंदर आपकी स्पेंडिंग स्प्लिट हो रही है, तो आपको जो बोनस मिलता है रिवॉर्ड पॉइंट्स का हायर स्पेंडिंग पे किसी एक बैंक के साथ, उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप प्रेफरेबली एक ही कार्ड यूज करिए, अनलेस आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं तो आप वहां यूज कर सकते हैं को ब्रांडेड साहब। ठीक है सर। आयुषी भारद्वाज हमारी अगली कॉलर है, पूछ रही है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड्स कितने सेफ हैं और क्या इन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन लंबी अवधि तक इस्तेमाल करना सही रहेगा। सर सेफ्टी की बात तो अभी आपने बताई ही थी, सर ड्यूरेशन बताइए, क्या लंबी अवधि के लिए इसको इस्तेमाल करना सही है या फिर नहीं? देखिए, अभी जो हिंदुस्तान में जो चलन चल रहा है वर्चुअल कार्ड्स का, यंगस्टर्स इसको यूज कर रहे हैं जो पेपरलेस ट्रांजेक्शन में बिलीव करते हैं। आने वाले समय में मैंने आपको बताया वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह हमारे यहाँ भी फिजिकल कार्ड शायद खत्म हो जाएंगे। उसकी एक कॉस्ट है बैंक को इशू करने की, भेजने की, वो सब कॉस्ट कम हो जाएगी वर्चुअल के अंदर, तो बैंक्स आपको बेनिफिट ज्यादा दे पाएंगे वर्चुअल कार्ड के अंदर। सो अभी तो आप मान के चलिए कि ये शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादातर लोग टेम्परेरी कुछ शॉपिंग करनी है वर्चुअल कार्ड इशू कराते हैं, बाद में उसको फिजिकल में कन्वर्ट करवा लेते हैं या बैंक्स खुद ही भेज देते हैं। बट आने वाले समय में ये लॉन्ग टर्म में भी चलेंगे मेरे हिसाब से। तो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में भी इनका चलन देखा जा सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारे सहयोगी हर्ष के पास और जानेंगे कि को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का दायरा कितनी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं क्रेडिट कार्ड लोन लेने में लोग किस प्रकार की समझदारी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का जो दायरा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखिए इसके मार्केट शेयर में बहुत तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है। अब हम आपके सामने स्क्रीन पर कुछ आंकड़े पेश करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से यहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए 2028 तक 40% तक सालाना दर से ये बढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए साल दर साल के हिसाब से इस हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। 2028 तक 25% होगा को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का मार्केट शेयर, 25% तक बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी कि 40% साल दर साल के हिसाब से और 25% यहाँ पर आप ये देखिए 2028 तक होता हुआ दिखेगा। 2024 में 15% से यहाँ पे जो इनका मार्केट शेयर था वो कम था यहाँ पर, लेकिन आप ये देखिए अब जो है इसमें हमने आपको बताने बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दिसंबर 2024 तक क्रेडिट कार्ड का जो एनपीए था वो 28% बढ़कर 6,742 करोड़ रुपए पहुंच गया था, यानी कि एक एनपीए में आप देखिए बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। 28% जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है और आपके सामने ये एनपीए के आंकड़े हैं। अब आपको यहाँ पे मन में शंका होगी, सवाल होगी कि भाई कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि कितने तरह के होते हैं और आप ये समझिए को ब्रांडेड कार्ड्स क्या होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे रिवॉर्ड कार्ड, सबसे पहले रिवॉर्ड कार्ड की बात करते हैं। यहाँ पे खर्च पर रिवॉर्ड पॉइंट और माइल्स इसमें मिलते हैं। दूसरा आगे बढ़ते हैं हम लोग कैशबैक कार्ड की बात करते हैं। ये कैशबैक कार्ड क्या होता है, यहाँ पर देखिए खर्च की गई जो भी आप रकम निवेश कर रहे हैं या फिर राशि जो खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, उस पर आपको देखिए प्रतिशत के हिसाब से रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं यहाँ पे। उसके अलावा तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं। अब आप देखिए प्रीमियम, अगर आप देखें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आप एयरपोर्ट लॉन्च पे जाते होंगे, वहाँ पे एक्सेस करते होंगे। इसके अलावा ट्रैवल या 5 स्टार होटल या दूसरी जगहों पर, तो उसका फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। इसके अलावा को ब्रांडेड कार्ड, सबके मन में शंका होती है को ब्रांडेड कार्ड क्या होता है। तो देखिए अगर कोई आप एनबीएफसी या बैंक है वो किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करता है तो फिर वो को ब्रांडेड के कार्ड के तहत आता है। इसमें कई तरह के यहाँ पे पॉइंटर्स और तमाम तरह की चीज़ें, रिवॉर्ड्स पॉइंट सब कुछ मिलता है यहाँ पे, और वही चीज़ यहाँ पे जो है ब्रांड शॉपिंग पे साफ तौर पे लाभ मिलता है, जो इसमें बताने की कोशिश की गई है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, यहाँ पे एफडी या फिर जो दूसरे सिक्योरिटी होते हैं उसके बदले यहाँ पर ये जारी होते हैं। इसके अलावा और कौन से क्रेडिट कार्ड्स होते हैं यहाँ पर आप देखिए बिजनेस क्रेडिट कार्ड होते हैं। बिजनेस लोन को आसान बनाने के लिए यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे एसएमईज होते हैं वो इस तरह की चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं, तो ये उस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिक क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सामान्य कार्ड जो छोटी क्रेडिट लिमिट के साथ आता है
ये जो होता है वो बेसिक क्रेडिट कार्ड होता है। इसके अलावा ट्रैवल कार्ड की बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, बार बार घूमने जाते हैं, लॉन्जेस का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती है, तो उसके लिए काम आने वाला कार्ड है। ट्रैवल कार्ड में क्या होता है, रिवॉर्ड माइल्स होती हैं, डील्स होती हैं, लॉन्जेस एक्सेस मिलते हैं। इसके अलावा फ्यूल कार्ड, अगर बहुत सारे ऐसे भी यात्री होते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनकी मजबूरी या फिर कोई खुशी के मारे, तो उसमें भी यहाँ पर एक फ्यूल कार्ड होता है जो पेट्रोल पंप पे खर्च हुए निवेश की छूट या रिवॉर्ड देता है। तो ये जो है तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड्स हैं यहाँ पर जो आपको हमने समझाने की कोशिश करी है। धन्यवाद। चलिए सर, ईएमआई ऑफर्स को अक्सर जीरो कॉस्ट बताकर बेचा जाता है, ये तो हम देख ही रहे हैं, बहुत साल हो गए हम तो हमें देखते देखते। क्या ईएमआई ऑफर सर सचमुच इंटरेस्ट फ्री होते हैं या फिर प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी से महंगे साबित होते हैं? देखिए, दो तरह की ईएमआई आती हैं। फाइन प्रिंट होता है, कई बार हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक होता है जीरो कॉस्ट ईएमआई और दूसरा होता है एक नॉर्मल ईएमआई जिसमें इंटरेस्ट चार्ज होगा। जी। नॉर्मली अभी हमारा माइंड ऐसे ट्यून हो गया, जहां हम ईएमआई पढ़ते हैं कुछ शॉपिंग साइट पे, हमें लगता है इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं लगेगा। ऐसा नहीं, सारी ईएमआई जीरो कॉस्ट नहीं होती। भले ही आप देखेंगे 3 महीने में अगर आपने 1000 रुपए की कोई चीज ली एग्जाम्पल, तो 3 महीने में उस पर मुश्किल से आपको अगर 10% भी एब्सोल्यूट ब्याज देना है तो कुछ नहीं बनेगा। तो एक कन्वीनियंस, अगर आपको अपफ्रंट नहीं देना तो वो भी बुरा नहीं है ऑप्शन, क्योंकि अमाउंट बड़ा छोटा इन्वॉल्व है। बट अगर आप बड़ी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आप जरूर चेक करिए कि वो जीरो कॉस्ट ईएमआई है या सिर्फ एक नॉर्मल ईएमआई है। जीरो कॉस्ट है तो नॉर्मली एक्चुअली भी वो जीरो कॉस्ट रहता है, बैंक उसको डिस्काउंटिंग करता है, मतलब जो सेलर है वो बैंक को उसकी सबवेंशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन बैंक नॉर्मली कुछ छोटी सी प्रोसेसिंग फीस और उसके ऊपर जो जीएसटी 18% लगता है वो लेता है। वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, 200-400 रुपए होते हैं। अगर आप लाख रुपए की भी शॉपिंग करेंगे तो वो मैनेजेबल है। बट जहां पे बात आती है नॉर्मल ईएमआई स्कीम की, उसमें आप चेक करें कि आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक की ईएमआई ऑप्शंस बैंक प्रोवाइड कराएगा, तो आपको क्या सूटेबल है। बिकॉज बड़े इन्वेस्टमेंट, बड़ी खर्चे पे आपकी वो इंटरेस्ट कॉस्ट एब्सोल्यूट में ज्यादा हो सकती है, तो वहां उसको ध्यान से आप चेक करो। ठीक है सर। सर वैसे त्योहारों के दौरान भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग एक से ज़्यादा कार्ड्स ले लेते हैं ताकि अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल सके उन्हें, अलग अलग यूसेज के लिए अलग अलग कार्ड रखते हैं। सर क्या ज़्यादा कार्ड्स रखना सही स्ट्रैटेजी है, फिर इससे डेट ट्रैप जो है उसका खतरा और बढ़ जाता है? देखिए, गोल्डन थंब रूल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में जब हम क्लाइंट्स को बताते हैं वो यही है, और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बचपन से यही सिखाया है हिंदुस्तान में, कि जो आपकी पेइंग कैपेसिटी है, स्पेंडिंग कैपेसिटी है मंथली बेसिस पे, उससे ज़्यादा की स्पेंडिंग आपको नहीं करनी है। आप क्रेडिट कार्ड बहुत ही एक प्रैक्टिकल माध्यम है अपनी खर्चे करने का, प्रोवाइडेड आप जब उसकी अवधि खत्म होती है और ड्यू डेट आती है तो आप ड्यू डेट पे सारा पैसा चुका दें। अगर आपने ड्यू डेट पे मिनिमम बैलेंस दे दिया या बीच में कुछ अमाउंट दे दिया तो फिर आप डेट ट्रैप में एंटर कर चुके हैं, और उसके बाद वहां से निकलना मुश्किल है, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगी कि मेरे को तो 10,000 का बिल में मुझे सिर्फ 500 रुपये ही पे करने हैं, मैं धीरे धीरे देता रहूंगा। फिर वहां से डेट ट्रैप की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप श्योर हैं कि मैंने कोई 50,000 रुपये की आइटम खरीदी है, मैं फ्री क्रेडिट पीरियड यूज करूंगा, मैं रिवॉर्ड पॉइंट भी यूज करूंगा, वहां पे मैं उसको एयरलाइन में कन्वर्ट करा सकता हूँ, होटल में कन्वर्ट करा सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां तक ये सब सही है, आप क्रेडिट कार्ड को पे करें। बट ऑब्वियसली बैंक्स को मजा तब आता है, फायदा तब होता है जब आप क्रेडिट पीरियड के बाद भी क्रेडिट को कंटिन्यू करते हैं। वहां पे बैंक की रियल कमाई स्टार्ट होती है, तो उनको भी मालूम है कि एक X% ऑफ कस्टमर हमेशा से ड्यू डेट के बाद ही पे करेगा, और वहां से उनकी इनकम्स आती हैं बैंक्स की। तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर को हमारी सजेशन रहेगी कि आप उतने ही कार्ड रखिए जितनी आप क्रेडिट लिमिट के अंदर, टाइम के अंदर उसको पे कर सकें, पे कर सकते हैं। ठीक है सर। सर इसके अलावा वर्चुअल कार्ड्स पर हमारी लगातार बातचीत हो रही है, डिजिटल कार्ड्स पर बात हो रही है। सर स्टार्टअप कंपनियों के थ्रू जो डिजिटल और वर्चुअल कार्ड्स लॉन्च होते हैं उनमें कैशबैक के ऑफर्स जो होते हैं और भी जो तमाम ऑफर्स होते हैं वो तो और ज़्यादा बेटर लग रहे होते हैं। सर इनकी जो रियलिटी में शर्तें होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, क्या वो कस्टमर को उलझा देती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, नॉर्मली हमने देखा है कि आप किसी ई कॉमर्स साइट पर जाते हैं तो आपको 10 कार्ड्स की लिस्ट मिलेगी या कैशबैक्स की लिस्ट मिलेगी, बट जो अवेलेबल होता है वो 1 या 2 ही होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आपकी मिनिमम स्पेंडिंग इतनी होनी चाहिए तब आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको प्रलोभन देता है कि आप अगर 500 की शॉपिंग कर रहे हैं तो आप 750 की शॉपिंग कर लीजिए या 1000 की शॉपिंग कर लीजिए,
आपका डिस्काउंट लेवल अगले स्लैब पे चला जाएगा। वहां पे वो ट्रैप आता है कि एक एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर, आरपू बोला जाता है जिसको इंडस्ट्री में, वो सेलर अपनी बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उससे आप बचे, आपकी जो नेसेसिटीज हैं, खरीदने की जरूरत है वही आप खरीदें। आप डिस्काउंट को मत देखिए। डिस्काउंट शुड नॉट बी द सोल रीजन कि किसके बेसिस पे आपको अपनी शॉपिंग करनी है। आपको जो जरूरत है आप उसके हिसाब से खरीदिए। जो डिस्काउंट आपको बेस्ट अवेलेबल, जिस कार्ड पे अवेलेबल, जिस माध्यम से अवेलेबल है, उसको आप एनकैश करिए। ठीक है सर, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है अपनी खरीदारी करिए। जो ऑफर्स आते हैं उन्हें देखकर अगर आप खरीदारी करने जाएंगे तो फिर तो आपके खर्चे रुकेंगे ही नहीं। आपके पास जितने पैसे हैं वो तो खर्च होंगे, ऊपर से एक्स्ट्रा क्रेडिट का बोझ भी आप पर लग जाएगा। सर इसके अलावा फेस्टिव सीजन चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, दिवाली आने वाली है। सर फेस्टिव सीजन में अक्सर बैंक स्पेशल ज्वाइनिंग बोनस, लाउंज एक्सेस और फ्यूल बेनिफिट्स देते हैं, ये हम हमेशा से देखते रहे हैं। सर क्या ये बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में उतने ज़्यादा यूजफुल साबित होते हैं या फिर ये बस एक शॉर्ट टर्म का एक कह लीजिए लालच होता है? देखिए, कार्ड्स में दो तरह के बेनिफिट्स रहते हैं नॉर्मली। एक होता है ज्वाइनिंग बोनसेस बेनिफिट्स और दूसरा है लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो आप मेरी सलाह है, आप कार्ड को जब इवेल्युएट करते हैं तो आप सिर्फ ज्वाइनिंग बेनिफिट्स मत देखिए, आप परमानेंट बेनिफिट्स क्या है, मेरा अगले साल रिन्यूअल पे फीस कितनी है। हो सकता है बोल दे कार्ड कंपनी के पहले साल ज्वाइनिंग फीस 0 है, बट आपको 3 लाख 5 लाख की कम से कम शॉपिंग करनी पड़ेगी पूरे साल में, तभी अगले साल आपकी रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। या बाई डिफॉल्ट रिन्यूअल फीस है 2 या 2,500 रुपये, जबकि आपके पास ऑलरेडी कार्ड हैं 3 जिन पे रिन्यूअल फीस नहीं है। तो आप क्यों ऐसा कार्ड लेना चाहेंगे जिसमें रिन्यूअल फीस अननेसेसरी अवेलेबल है, या कुछ बेनिफिट सिर्फ ज्वाइनिंग पे ही है और बाद में नहीं अवेलेबल है। तो आप ओवरऑल होलिस्टिक बेसिस पे चेक करिए कि मेरे कार्ड में कॉन्टिन्यूटी बेसिस पे एक तो रिन्यूअल फीस नहीं होनी चाहिए, दूसरा बेनिफिट्स कंटिन्यू करने चाहिए। ठीक है सर, चलिए कुछ एक सवाल और लेते हैं दर्शकों के, जो कि हमें लगातार आते हैं अमर उजाला दी बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म से। राहुल वैश्य ने जालंधर से हमें सवाल भेजा है। सर इस टॉपिक पर अभी हमारी बात भी हो रही थी गोल्ड रिडेम्पशन कार्ड्स की। सर ये पूछ रहे हैं कि कैशबैक पॉइंट्स को गोल्ड में कन्वर्ट करना फायदेमंद है या फिर ट्रैप साबित हो सकता है इनके लिए? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप कैशबैक को कन्वर्ट करा के कुछ गिफ्ट वाउचर लेना चाहते हैं और उससे कुछ सामान खरीदना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उस केस में गोल्ड पॉइंट का फायदा नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि छोटे छोटे पैसे मेरी सेविंग में कंट्रीब्यूट कर जाएं, लॉन्ग टर्म में छोटा सा मेरा एक गोल्ड का बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से बेटर है कि आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं गोल्ड पॉइंट में। ठीक है सर। सर शम्स अली प्रयागराज से इन्होंने सवाल भेजा है, जिस मिनिमम ड्यू की अभी आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि छोटी छोटी पेमेंट करके लोग सोचते हैं कि हमने तो हाँ ठीक है एक डंडा जो था क्रेडिट कार्ड का वो हटा दिया है, अब बाकी पेमेंट हम बाद में करते रहेंगे। शम्स अली प्रयागराज से ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड से मिनिमम ड्यू पे करने पर भी क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ता है, अगर हाँ तो कितना? जी ज़रूर पड़ता है, बिकॉज सिबिल उसको डिफॉल्ट में और लोन आउटस्टैंडिंग में दिखाता है, तो फिर आपका उसका क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है उसमें आपकी। तो आप अवॉइड करें। एक तो क्रेडिट हिस्ट्री तो देखिए सेकेंडरी है, सबसे पहले तो आप अननेसेसरी का उसमें ब्याज भरेंगे 36%, 40%, 45%। तो आप उस सिचुएशन को तो भूल जाइए। वो मिनिमम ड्यू एक फैसिलिटी अवेलेबल है, बट उसको आपको यूटिलाइज नहीं करनी है अनलेस अनफॉर्सीन कोई सिचुएशन आ गई है जिसमें आपको मिनिमम ड्यू ही पे करना पड़ेगा। बट डेफिनेटली वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी खराब करे। ठीक है सर। सर इसके अलावा एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सर रेड सील की रिपोर्ट कहती है कि 2028 तक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स 40% की दर से बढ़ेंगे। सर इस ग्रोथ से जो है ग्राहकों को, ग्राउंड लेवल पर जो कस्टमर है, उनके लिए कंपटीशन और बेनिफिट्स कैसे बदलेंगे? क्योंकि सर जितने ऑप्शन उतना कंपटीशन उतने बेनिफिट्स। देखिए, इसके लिए पहले समझिए, आपकी स्लाइड में भी था, मैंने बोला क्रेडिट कार्ड की अपटेक कम हो रही है बिकॉज सारा कुछ आजकल डिजिटल यूपीआई पेमेंट पे जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। आप जो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड पे खरीदते थे शॉपिंग, अब वो सब आप डेबिट कार्ड बेस्ड अपने बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड कंपनीज को भी अपना बिजनेस चलाना है, वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए। तो जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको एक अच्छा विकल्प लग रहा है, जिसके जरिए वो अपनी क्रेडिट कार्ड के कस्टमर बेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल शॉपिंग ऑनलाइन, जैसे हमने देखा, कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे कर रहे हैं। तो वो सारे बैंक्स जाके उन वेबसाइट से टाइप कर रहे हैं। कोई ट्रैवल कंपनी के साथ टाइप कर रहा है, कोई एयरलाइन के साथ टाइप कर रहा है, कोई फूड डिलीवरी कंपनी के साथ टाइप कर रहा है, कोई ऐसे ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाइप कर रहा है, ताकि उनके क्रेडिट कार्ड की यूसेज बढ़ सके। ऑब्वियसली जब वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपना प्रोसेस क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड वाला,
तो वो कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट उस वेबसाइट के लिए तो ज़रूर देंगे। आपको खाने वाली फूड डिलीवरी वेबसाइट आपको शायद 5% फ्लैट डिस्काउंट दे दे, जो कभी नॉर्मल डिस्काउंट्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ई कॉमर्स साइट बोल देगी मैं आपको 7% फ्लैट डिस्काउंट देती हूँ, तो वहाँ पे आपको फायदा रहेगा। और जैसे हमने पहले बताया, आप अपना इवेल्युएट करिए, आप कौन सी वेबसाइट से ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं और वहाँ पे क्या बेस्ट ऑप्शन है को ब्रांडेड कार्ड का, वो 1 या 2 कार्ड आप रख सकते हैं। ठीक है सर हमारी तमाम चर्चा हुई, हर एक चीज़ पर बातचीत हुई, अलग अलग तरीके के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं जिनसे जो है कस्टमर्स को लुभाया जाता है, क्या वो उनके लिए वाकई में फ़ायदेमंद है या फिर उन्हें सिर्फ एक ट्रैप में फंसा रहे हैं। सर एक मेरा आखिर में एक सम अप क्वेश्चन ये रहेगा पूरी इस चर्चा का, सर अगर कस्टमर के पास पहले से 2-3 कार्ड्स हैं तो नए को ब्रांडेड या फिर FD बैकअप कार्ड लेने से पहले उन्हें किन फैक्टर्स पर ज़रूर गौर करना चाहिए? देखिए, अगर ऑलरेडी आपके पास कार्ड हैं तो मेरे हिसाब से FD बेस्ड कार्ड की तो आपको ज़रूरत नहीं है। FD बेस्ड कार्ड क्लियरली उन कस्टमर्स के लिए हैं जिनके अभी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, पहला क्रेडिट कार्ड लेना है उनको, वहाँ पे उनके लिए काम आएगा। ओवर ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प है, जैसा हमने बात करी। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी पर्टिकुलर ट्रैवल वेबसाइट के साथ ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स करता हूँ और उनका कोई कार्ड है जिसपे मुझे नॉर्मल से ज़्यादा, मेरे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं, तो मेरे को ज़रूर वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। ठीक है सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आज आप आखिरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से व्यूअर्स को बताया कि किस तरीके से किसी भी डेट ट्रैप में, खासकर कि जो क्रेडिट कार्ड का डेट ट्रैप होता है उसमें वो बचने से, फंसने से जो है बच सकते हैं, साथ ही जो है एक स्मार्ट यूज़र बन सकते हैं ताकि क्रेडिट कार्ड जो है उन्हें फंसाए नहीं बल्कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। तो चलिए, आपने देखा कि क्रेडिट कार्ड किस तरीके से आपके लिए एक अच्छा साथी बन सकता है लेकिन साथ ही आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का सही तरीका क्या है एक बार आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, क्रेडिट कार्ड का यूज़ हमेशा ज़रूरत और बजट के हिसाब से ही आप करें, इसके अलावा ना करें। हर महीने का बिल समय पर और पूरा चुकाएं, मिनिमम ड्यू का जो है कोई भी हिसाब किताब ना रखें। इसके अलावा केवल उतनी ही खरीदारी करें जितनी आप चुका सकें, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा या फिर जितनी आप चुका नहीं सकते उससे ज़्यादा खरीदारी ना करें। कैश विड्रॉल से बचें क्योंकि उस पर ज़्यादा ब्याज लगता है जो कि आप पर बाद में बोझ बनेगा। ऑफर और रिवॉर्ड पॉइंट्स पर समझदारी से जो है इस्तेमाल करें इन चीज़ों का, ताकि ये भी आपको किसी भी तरीके के डेट ट्रैप में ना फंसाएं। एक साथ कई क्रेडिट कार्ड यूज़ करने से बचें, जैसा कि आज के हमारे गेस्ट ने भी बोला, कई कार्ड रखने का कोई फायदा नहीं है। क्रेडिट लिमिट का पूरा इस्तेमाल ना करें, कुछ हिस्सा ज़रूर उसमें खाली रखें। इसके अलावा समय समय पर स्टेटमेंट चेक करते रहें ताकि फ्रॉड का पता चल सके, आपको ये पता चल सके कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से आगे आपको अपनी क्रेडिट जो है क्वेश्चन मेंटेन करना है। चलिए, त्योहारों में शॉपिंग के जोश में अगर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स पर नजर पड़ती है तो तुरंत जो है अट्रैक्ट नहीं होना है, लेकिन याद रखिए सही कार्ड का चुनाव ही सही बचत आपकी करा सकता है। हिडन चार्जेस और EMI ट्रैप से बचें और अपने बजट के मुताबिक सबसे ज्यादा यूजफुल कार्ड चुनें। कई सारे कार्ड चूज करने से बचें, एक कार्ड चुनें लेकिन अपनी स्मार्टनेस के साथ उसे यूज करें और अपनी जरूरत के हिसाब से यूज का चुनाव करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज का शो देखने के लिए। क्या आपको सबसे अच्छा लगा शो में, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे किस पर चर्चा देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।